सभी साथियों को मेरा सहृदय नमन। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में से है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नोकरेक है या नंदा देवी है या ग्रेट निकोबार है या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत में जो अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जैवमंडल में, उनमें से ये स्थान जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से है या नहीं है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो नोकरेक है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है, इनमें जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि स्थापित किया गया है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत सभी विकल्प जैवमंडल आरक्षित स्थल में आते हैं। नोकरेक, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, जो कि सभी जो हैं आपके जैवमंडल आरक्षित स्थल के रूप में माने जाते हैं। समझ गए ना हमारी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं वाली वर्ड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। क्लियर। दूसरा विकल्प है आपका बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। और सी ऑप्शन है विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। और डी ऑप्शन है कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। तो इसमें सही ऑप्शन नहीं चूज़ करना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। क्लियर। विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित नहीं रखती है। समझ गए ना। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या कह रहा है, विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है कथन सत्य नहीं है, जबकि अन्य कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। जो कि आपको फिर से बता दें, फिर से देख लीजिए विकल्प को। बाकी कथन जो सत्य हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है एक फसल कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। यदि आप जो है एक ही खेत में जो है एक ही मृदा में बार बार एक ही कृषि को लगाएंगे तो उससे जो है मृदा में जो ह्यूमस होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो उनका क्षरण हो जाता है। बात एकदम क्लियर है। और आगे है बहुफसली खेती के पद्धति से, बहुफसली खेती के पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। हम और आप सभी लोग यदि अपने गांव से जुड़े होंगे, अपनी खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, तो वहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि खेतों में जो है आपकी अलग अलग फसलें यदि उगाई जाती हैं, हर सीजन में आपकी अलग अलग फसलें बोई जाएं, तो खेती की जो ह्यूमस होती है वो बरकरार रहती है, यानी सुरक्षित रहती है। क्लियर हो गई बात ना। समझ रहे हैं ना। यानी फसल को बदल बदल कर बोना जो है आपका बहुफसली खेती होती है और इससे जो है आपका जैव विविधता बिल्कुल सुरक्षित होती है। समझ गए ना। चलिए और आगे है आपका डी ऑप्शन, कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। कार्बनिक खेती, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। कार्बन से युक्त जो खेती की जाती है वो पर्यावरण मित्र की खेती की उपमा दी जाती है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक एक प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से अध्ययन करते हुए चलना है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। तो आप कभी कभार गलती एग्ज़ाम में ये करते हैं कि प्रश्न को कम्प्लीटली देखते नहीं हैं और तुरंत ऑप्शन पर चले जाते हैं। वहाँ पर नहीं पूछा है या फिर सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो चलिए देखते हैं। नैनो तकनीकी, बी ऑप्शन दूर संचार तकनीकी, सी ऑप्शन रेडियोलॉजी और डी ऑप्शन आपका है जैव प्रौद्योगिकी। तो खतरे की घंटी है। यहाँ पर प्रश्न को फिर से रिपीट करिए। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है।
ये आपका प्रश्न है और इस जवाब आपके सामने, प्रश्न ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फटाफट। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा जैव प्रौद्योगिकी जो है ये नवीन विकसित विज्ञान की जो है शाखा में जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। जबकि नैनो तकनीकी, दूरसंचार तकनीकी, रेडियोलॉजी ये जो है जैव विविधता के लिए जो है क्या है, खोज करती हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात को, क्या कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका व्याख्या दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। अब आपको इसका जवाब देना है। फटाफट देखिए, प्रश्न रिपीट करिए, पढ़िए आप। भूतल पर सर्वाधिक किस संघ यानी फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि फाइलम के सदस्य जो है सर्वाधिक मात्रा में यानी धरती पर, यहाँ भूतल शब्द दिया है ना, भूतल का मतलब जमीन, धरती, मृदा जो है आपका क्षेत्र जहाँ पर आप रहते हैं, उसमें जो है फाइलम के सदस्य सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, कार्डेटा संघ के, मोलास्का संघ के, या आर्थ्रोपोडा संघ के, या फिर एनीलिडा संघ के जो है सदस्य पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोच समझ कर जवाब दीजिए। तो आपको बता दें इसका सही जवाब क्या होगा, कार्डेटा बिल्कुल नहीं, आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं वो भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में फाइलम मतलब जो है ये आर्थ्रोपोडा जो है ये संघ है आर्थ्रोपोडा का, जिसमें सभी जीव जो है सदस्य जो है पाए जाते हैं भूतल पर। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका व्याख्या है आपके सामने, भूतल पर आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में ईवीएस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप चले जाइए। वहाँ पर जो है हमने राष्ट्रीय उद्यानों की बहुत ही शानदार सीरीज आपके समक्ष रखी है, तो वहाँ पर जाके आप रिपीट कर लीजिए। आपका एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बिल्कुल नहीं गलत होगा। और यहाँ से प्रश्न आपके अब तक 2011 से लेकर 2018 तक बने हैं, लेकिन फ़िलहाल 19 के एग्ज़ाम में जो है नहीं आया था। तो देख लेते हैं। फ़िलहाल ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर, तो कर्नाटक में है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कर्नाटक में बिल्कुल सही है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये आपकी व्याख्या है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है इसका प्रश्न। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आपके सामने हमने आज आपके सामने रखा है। देखते हैं प्रश्न क्या है। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों यानी वृक्षों की बात कर रहा है और प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सागर तली में, सागर तली में यानी जो है सागर का जो ज़मीन है, ज़मीनी स्तर है, ऊपर तो पानी है और जो तली है आपका सागर का ज़मीन, वहाँ पर पाए जाने वाले जो पादप हैं और प्राणी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बताना है। बताइए, बहुत ही कितना शानदार प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका जवाब। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ए बेथम, दूसरा है नेक्टर, तीसरा है नेक्टन और चौथा ऑप्शन है प्लैंकटन। तो अब आपको बताना है कि सागर तली पर कौन से पादप प्राणी पाए जाते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बेथम कहा जाता है। बेथम कहा जाता है जो सागर की तली पर बैठे पादप और प्राणी को जो है बेथम नाम से जाना जाता है। और आपका बी बिल्कुल गलत है, नेक्टन भी नहीं है। और आपको बता दें ये जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन यदि आपको मालूम हो तो बता दें आपको कि प्लैंकटन जो है ये मछलियों के लिए खाने का एक जो है आहार होता है प्लैंकटन। समझ रहे हैं ना, ये मछलियों के खाने का एक विशेष प्रकार का जो आहार होता है। इसमें मछलियां जो है काफ़ी मात्रा में इसको ग्रहण करती हैं, खाती हैं।
समझ रहे हैं ना हमारी बात को। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न हम छोटा कर लें। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय की क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? अब बहुत ही शानदार प्रश्न अभी आपने इसके ऊपर पढ़ा और ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। हम आपको बहुत ही जोर देकर आपको बता रहे हैं कि प्रश्नों को आप बहुत इत्मीनान के साथ देखिए और प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में यहाँ से बनने की उम्मीद है। तो कोशिश करिए कि प्रश्न को बहुत बारीकियों से अध्ययन करिए। तो देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। विश्व के किस बायोम को, मतलब किस क्षेत्र को जो है आपका अन्न भंडार या दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की जो है उपमा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, रोम सागरीय घास बायोम, बी ऑप्शन है शीतोष्ण घास बायोम, सी है टैगा प्रदेश और डी है आपका उष्ण कटिबंधीय घास बायोम। तो आपको बता दें ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किस बायोम में होता है? तो शीतोष्ण घास बायोम में होता है। शीतोष्ण घास बायोम में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको बता दें ये जो ठंड वाले प्रदेश हैं, जैसे आपका यूरोप महाद्वीप में जो है आपका ये नॉर्वे हो गया और आपका ये क्यूबा का क्षेत्र है और ये आपका जो है दुग्ध व्यवसाय और अन्न भंडार, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है अन्न भंडार, गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा जो है आपकी यूरोप महाद्वीप में उत्पादित की जाती है और दूध भी। तो ये जो है आपके शीतोष्ण घास बायोम के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप आता है और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, अन्न भंडारित और दुग्ध व्यवसाय किया जाता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और यहाँ पर कहा गया है व्याख्या में, विश्व के शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। समझ गए ना। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है? स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, ए ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव, शुष्कता का साम्राज्य, महाद्वीपीय जलवायु का विकास और सी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है और ये आपका है उच्च वार्षिक तापांतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो इस जो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह जो है इसके लिए उच्च वार्षिक तापांतर, यानी इसको ताप की जो है सूर्य की वो रोशनी सबसे ज़्यादा जो है किरण इसको चाहिए। तो यह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उच्च वार्षिक तापांतर पर स्टेपी जलवायु की जो है विशेषता सबसे बड़ी और प्रमुख मानी जाती है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है, स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता उच्च वार्षिक तापांतर से है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने, इसका जवाब आपको देना है। बताइए आप, काले वन पाए जाते हैं, काले वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर डी ऑप्शन आपका रोमानिया में। तो काले वन आपके सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपका जर्मनी में पाए जाते हैं और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काले वन आपके सबसे ज़्यादा जर्मनी में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या आपके सामने है, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? पर्यावरण के कुछ अहम चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने हमने रखा। तो अपना विचार, अपनी सलाह हमें ज़रूर प्रदान करिएगा और लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के संग बने रहना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।